हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों कांस्टेबल के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और फुल मॉडल पेपर है। आपको सिलेबस के अनुसार ये मॉडल पेपर है वो करवाया जा रहा है। मेहनत आपकी रहेगी, मार्गदर्शन दोस्तों हमारा रहेगा और राजस्थान पुलिस में भर्ती हुई है दोस्तों, गौरव पाइए। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये मॉडल पेपर है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर 2025 के नाम से वहां आपको फोल्डर मिलेगा। आगे के मॉडल पेपर दोस्तों आपको वहीं देखने को मिलेंगे और दोस्तों प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी मॉडल पेपर है वो देख सकते हैं। आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें। ये देखिए, ये सिलेबस है, ये सिलेबस है दोस्तों। 45 प्रश्न है वो भाग बैक के अंदर पूछे जाएंगे और भाग बैक के अंदर देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषय पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं, संस्थाओं के संबंध में जानकारी। ये जो 45 प्रश्न है यही दोस्तों आपका सिलेक्शन है वो तय करेंगे। दोस्तों 45 प्रश्न है, 45 अंक के रहने वाले हैं। 40 प्रश्न है वो दोस्तों रीजनिंग के पूछे जाएंगे परीक्षा में और 20 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित है। ये भाग ए के अंदर पूछे जाएंगे, टोटल 60 प्रश्न है। भाग से के अंदर दोस्तों राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी 45 अंक के रहने वाले हैं, यानी कि कुल 150 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर भी रहने वाला है और यही पैटर्न है वो परीक्षा का रहने वाला है। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों अपन इसमें सबसे पहले भाग ब के 45 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, यानी कि 61 से लेकर 105 प्रश्न तक अपन ये भाग ब के सर्वप्रथम प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से माल्टा कहाँ अवस्थित है? बताइए माल्टा कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो माल्टा है ये दोस्तों ये स्थित है भूमध्य सागर में। कहां पर स्थित है? भूमध्य सागर में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बताइए पेनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। और कौन कौन सी है गोदावरी की सहायक नदी? पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, वर्धा, ये क्या है? ये दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? नासिक जिले, महाराष्ट्र से दोस्तों त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे बृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है? बताइए निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे बृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है कहां पर? तो ये अंध यानी कि अटलांटिक महासागर में दोस्तों ये स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी आकृति दोस्तों एस की आकृति है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न निम्न में से कौन सी पवन सिराको से अलग है? बताइए कौन सी पवन सिराको से अलग है? सिराको दोस्तों ये अफ्रीका में बहने वाली गर्म हवा है। यहाँ पर खमसीन भी गर्म हवा है, चिली भी गर्म हवा है, गिबली भी गर्म हवा है। यहाँ पर जो बोरा है ये दोस्तों ठंडी पवन है। क्या है? ठंडी पवन है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? दोस्तों उसे क्या कहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते थे अग्रहार। क्या बोलते थे? अग्रहार कहा जाता था दोस्तों उसे। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर है वो मैं आपको करवाऊंगा। टोटल 150 प्रश्न है। सबसे पहले अपन भाग ब पढ़ रहे हैं, फिर उसके भाग में दोस्तों भाग स पढ़ेंगे और फिर भाग एक के अंदर अपन रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। रीजनिंग के प्रश्न सबके लास्ट में पढ़ेंगे। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, पंजाब से उस शिल्प की पहचान कीजिए। पंजाब से उस शिल्प की पहचान करें जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की शानदार कढ़ाई की जाती है। बताइए उसको क्या कहते हैं? पंजाब से उस शिल्प की पहचान करें
जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की शानदार कढ़ाई की जाती है, उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं फुलकारी। क्या बोलते हैं? फुलकारी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है। देखिए, बास्तिल का पतन हुआ दोस्तों, बास्तिल का पतन है ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल का पतन है वो हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो दोस्तों वो विवाद है बांग्लादेश के साथ में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 69 नंबर प्रश्न है। सम्राट जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को अपना दूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? तो बताइए किसके दरबार में भेजा था 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को अपना दूत बनाकर? तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में भेजा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जहांगीर के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बृहस्पति। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एबोनी वृक्ष किन वनों में मिलते हैं? एबोनी वृक्ष किन वनों में मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं एबोनी वृक्ष। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों मैं आपको, भाग ब ही आपको पास करवाएगा दोस्तों। भाग ब के अंदर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है। संविधान देखिए, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बताइए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। उसमें दोस्तों स्थायी अध्यक्ष है वो चुन लिया गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष है वो चुना गया था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है। राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है वो घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट में दोस्तों ये सर्वोच्च शिखर है, इसकी ऊंचाई है वो दोस्तों 1501 मीटर है। कितनी है? 1501 मीटर। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य किसको बनाए रखना होता है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य किसको बनाए रखना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मूल्य स्थिरता को बनाए रखता है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो थे दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जो विश्व का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न थे। अब दोस्तों अपन यहाँ पे जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 76 नंबर का प्रश्न है। कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? बताइए। नए पौधों को उगाना दोस्तों टिश्यू कल्चर कहलाता है, टिश्यू कल्चर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वायरस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वायरस। नेक्स्ट आगे देखिए, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है दोस्तों? ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये पाया जाता है मध्य मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इस तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग दैर्घ्य पर
क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसमें इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी, इसकी तरंग दैर्ध्य में क्या आएगी? कमी आएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति बढ़ाई जाएगी तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, वह अपने प्रतिबिंब में अपना शरीर का मध्यम भाग समान आकार का और पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जुदाई दर्पण में संयोजन का क्रम है वो होगा। बताइए, दर्पण का अपने को क्रम बताना है। देखिए सिर तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है। शरीर का जो मध्य भाग है वो समान आकार का दिखाई दे रहा है और पैर है वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। बताइए कौन कौन से दर्पण का प्रयोग हुआ है? तो इसके अंदर दोस्तों अवतल दर्पण, सबसे पहले तो दोस्तों अवतल दर्पण का, फिर समतल दर्पण का और फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग हुआ इसमें हुआ है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों के द्वारा उत्पन्न की जाती है? मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, एक पदार्थ के छोटे सरल अणुओं में टूटता है, एक पदार्थ के छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया प्रकार होगी। तो बताइए अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी दोस्तों? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें अभिक्रिया का दोस्तों प्रकार होगा अपघटनीय। तो दोस्तों इसमें अपघटनीय अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों एक तरफ है धातुएं दे रखी है, दूसरी तरफ उनका उपयोग का क्रम है वो दे रखा है। दोस्तों कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए मैग्नीशियम का जो उपयोग है वो दोस्तों आतिशबाजी के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम का उपयोग है वो परमाणु बम के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम का जो उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के लिए नहीं किया जाता, उर्वरक के लिए किया जाता है दोस्तों पोटेशियम का उपयोग, ठीक है। और जिंक का उपयोग है वो दोस्तों गैल्वनीकरण के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, इथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बताइए एथेनॉल को ईंधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों जेम्स चैडविक को दिया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1932 में दोस्तों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अब दोस्तों अपन देखिए साइंस के प्रश्न पढ़ लिए और विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पढ़ लिए। अब दोस्तों अपन राजस्थान सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे भाग ब के अंदर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूनाइटेड किंगडम करेगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 88 नंबर का प्रश्न है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में किस राज्य के रेडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? बताइए किस राज्य के रेडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेघालय के रीडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को दोस्तों हाल ही में जीआई टैग है वो प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 90 नंबर का प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो दोस्तों शुभंकर का नाम है बताइए, तो गज सिंह नाम है दोस्तों। क्या नाम है? गज सिंह। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, शक्ति सदन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे शरण व सहायता प्रदान करना है? शक्ति सदन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे शरण व सहायता प्रदान करना है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है संकटग्रस्त महिलाओं को, जिनमें घरेलू हिंसा और शोषण का सामना करने वाली महिलाएं शामिल है दोस्तों, वो है शक्ति सदन योजना का मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें इनको सहायता प्रदान करना है और शरण देना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ई श्रम पोर्टल है, ये 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का मुख्य लक्षण क्या है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य लक्ष्य है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या व्यवसाय विस्तार के लिए प्रेरित कर आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करना। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र योजना के तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कौन सी सेवाएं एक ही जगह से उपलब्ध कराई जाती है? वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र योजना के तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कौन सी सेवाएं एक ही जगह से उपलब्ध कराई जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चिकित्सा, पुलिस, कानूनी परामर्श और अस्थायी आश्रय। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य है पालनहार योजना के लाभार्थियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। यह है दोस्तों मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आपको पेपर के अनुरूप डलना है तो आपको रोजाना मेरे साथ में चलना होगा और एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना होगा। दोस्तों आपको अपना स्कोर भी उससे पता लगेगा। अब अपन दोस्तों महिलाओं और बच्चों के अधिकार से संबंधित ये प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 के तहत कौन सा अपराध परिभाषित है? बताइए, आईपीसी की धारा 354 के तहत कौन सा अपराध परिभाषित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किसी महिला की मर्यादा का हनन करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही, उससे संबंधित है। आगे देखिए आईटीपीए की धारा 8 के तहत कौन सी गतिविधि दंडनीय है? बताइए दोस्तों यहाँ पर आईटीपीए की धारा 8 के तहत कौन सी गतिविधि दंडनीय है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये वेश्यावृत्ति के लिए याचना या प्रलोभन से संबंधित है। ये यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, पोस्को अधिनियम के तहत अपराध की जांच कितने समय में पूरी करनी होती है? पोस्को अधिनियम के तहत अपराध की जांच कितने समय में पूरी करनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 महीनों में पूरी करनी होती है दोस्तों। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 महीनों में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दहेज निषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है दहेज प्रथा को समाप्त करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पीसीपी एनडीटी अधिनियम के तहत अपराधों की प्रकृति क्या है? पीसीपी एनडीटी अधिनियम के तहत अपराधों की प्रकृति क्या है? दोस्तों अपराधों की प्रकृति है वो है गैर जमानती और गैर सनादनीय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाने का ऐतिहासिक संदर्भ क्या था? तो दोस्तों ऐतिहासिक संदर्भ क्या था? तो वो है रूप कंवर की सती की घटना, ठीक है, उसके संदर्भ में ये कानून बनाया गया था। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती प्रथा को बढ़ावा देने वाले समारोहों पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? तो बताइए क्या कार्रवाई की जा सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत किसे विशेष शक्तियां दी गई है? किसे विशेष शक्तियां दी गई है? तो दोस्तों जिला कलेक्टर को विशेष शक्तियां है वो दी गई है इसमें। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है, बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत बच्चों के कार्य की स्थिति को नियंत्रित करने वाला धारा कौन सी है? बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत बच्चों के कार्य की स्थिति को नियंत्रित करने वाली धारा कौन सी है? तो दोस्तों वो धारा है धारा 7। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 7। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2016 के संशोधन के अनुसार 2016 के संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद बाल श्रम पर लागू है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पारिवारिक व्यवसाय में कार्य से संबंधित है ये दोस्तों अपवाद बाल श्रम पर लागू है, ठीक है। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पारिवारिक व्यवसायों और मनोरंजन उद्योग में कार्य करने की छूट है वो दी गई है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब अपन है वो भाग स से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए अपन ने भाग ब से संबंधित 45 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन दोस्तों भाग स के अंदर 45 प्रश्न और पढ़ेंगे जिसमें राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति से संबंधित ये प्रश्न होंगे। देखिए ज्यादा अंक आपको इसी में मिलेंगे। 106 से 150 तक इसमें ये प्रश्न है वो भाग स के अंदर अपन पढ़ेंगे। 106 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक है वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शुभचंद्र। कौन है? शुभचंद्र। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? दोस्तों सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कालीबंगा का। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 108 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? बताइए। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? सही समूह का दोस्तों अपने को यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों सही समूह है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पर जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली के अंदर दोस्तों ये वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? बताइए। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ है वो बनाना चाहते थे? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। कोटा के महाराव है, देखिए कोटा कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये हाड़ौती के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों हाड़ौती संघ, ठीक है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, हाड़ौती संघ। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 110 नंबर का प्रश्न है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कब की थी बताइए। तो ये की थी सितंबर नवंबर 1803 में। सितंबर नवंबर 1803 में भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां की थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? बताइए दोस्तों।
तो दोस्तों ये लगाई थी किसने, तो ये पृथ्वी सिंह ने लगाई थी दोस्तों, तलवार बंधाई कर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पृथ्वी सिंह। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था। दोस्तों आजाद मोर्चे का गठन है वो कहां पर हुआ था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए आजाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन का दोस्तों पक्ष लिया था, यानी कि जयपुर प्रजामंडल ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो जयपुर से किसने लिया था, आजाद मोर्चा ने भाग लिया था दोस्तों। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया। राज प्रमुख का पद है ये दोस्तों कब समाप्त किया गया, तो ये 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया था दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, तो बताइए किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। 1976 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है, बताइए जल किला, तो दोस्तों इस राइट आंसर हो जाएगा गागरोन का किला है, ये जल दुर्ग है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये गागरोन का किला है, ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ये स्थित है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों गलत युग्म को क्या करना है, पहचानना है इसके अंदर। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर संत नवलदास जी ने, दोस्तों संत नवलदास जी ने यहाँ पर यानी कि संत नवलदास जी की जो प्रमुख रचना है वो है नवलेश्वर अनुभव वाणी, बिल्कुल सही बात है। संत सहजोबाई की जो रचना है वो गीत गोविंद टीका, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। संत सहजोबाई की जो प्रमुख रचना है वो है सहज प्रकाश शब्दावली, दोस्तों सहज प्रकाश शब्दवाणी है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये मैंने आपको बताया ये गीत गोविंद टीका ये मीराबाई की प्रमुख रचना है। संत रामदेव जी की दोस्तों रचना है 24 वाणियां, बिल्कुल सही है। संत रामनाथ कविया की जो रचना है वो है द्रौपदी विनय, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 117 नंबर का प्रश्न है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, तो वो है दोस्तों कोड़ू गांव। कौन सा, कोड़ू गांव, इसका राइट आंसर हो जाएगा फड़ोदी में जो कोड़ू है, ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं दोस्तों ये। आगे देखिए यहाँ पर 118 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ हस्तकला है तो दूसरी तरफ स्थान है। दोस्तों बताइए मामा जी के घोड़े हस्तकला है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, दोस्तों ये बसंतगढ़ है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ये हरजी जालोर के प्रसिद्ध है दोस्तों मामा जी के घोड़े, ठीक है, हरजी जालोर के प्रसिद्ध है ये। और दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये अकोला का प्रसिद्ध है। लाख का काम है ये दोस्तों लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है, और अजरक प्रिंट है ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु है वो क्या है, तो दोस्तों वो है शिकार के दृश्य हैं कोटा चित्र शैली में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है, बताइए किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है, तो यह आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से, बताइए वाद्य यंत्र टामक, टामक का दूसरा नाम है दोस्तों दमामा, दोस्तों ये क्या है, तो ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों ये, और ये दोस्तों ये एक अवनद वाद्य यंत्र है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवात क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों ये टामक वाद्य यंत्र का संबंध। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, बताइए कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए चरी नृत्य,
चरी नृत्य है ये दोस्तों किशनगढ़ एवं अजमेर के निकटवर्ती स्थानों में दोस्तों ये गुर्जर महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, चरी नृत्य। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुमार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? बताइए किस त्योहार की बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुड़ला गुड़ला त्योहार की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए इसमें ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाली ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाली वर्ताकार नृत्य कौन सा है? बताइए ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला दोस्तों वर्ताकार नृत्य है तो वो कौन सा है? तो वो है मानदल नृत्य। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानदल नृत्य। आगे देखिए यहाँ पे 125 नंबर का प्रश्न है, निमाड़ी एवं रागनी किस बोली की विशेषता है? तो दोस्तों ये कौन सी बोली की विशेषता है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मालवी बोली की दोस्तों विशेषता है, उप बोलियां ये। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए राजियरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, राजियरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता है तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों कृपाराम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृपाराम। आगे देखिए 27 नंबर का यानी कि 127 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है बांसवाड़ा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 128 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, नाली कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नाली। नेक्स्ट आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दोस्तों झील दे रखी है और दूसरी तरफ अपने को बताना है कि इस झील के किनारे कौन सा महल स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पिछोला झील के किनारे दोस्तों जग मंदिर व जग निवास महल स्थित है, यानी कि पहले में दो आएगा। और फतेह सागर झील के किनारे दोस्तों क्या है? नेहरू उद्यान व सौर वेधशाला है। ठीक है, नेहरू उद्यान है दोस्तों फतेह सागर झील के किनारे। और गैप सागर झील के किनारे दोस्तों ये डूंगरपुर में है और इसके किनारे दोस्तों बादल महल स्थित है। और मानसागर झील के किनारे दोस्तों जल महल है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 2 4 1 3 यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बांध जहाज की आकृति में निर्मित है? कौन सा बांध जहाज की आकृति में निर्मित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बारेठा बांध। कौन सा बांध? बंद बारेठा बांध। कहां पर है? भरतपुर जिले में कुकुंद नदी पर यह स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। राजस्थान की जलवायु के संबंध में दोस्तों अपने को ये कथन है वो बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर असत्य कथन बताना है, ठीक है, असत्य। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए राज्य की जलावलीय दशाएं तापमान और वर्षा की अतिशयता से युक्त है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए नवंबर माह मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। बिल्कुल सही बात है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर जिले में होता है। ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो इसमें गंगानगर नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जलवायु से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कपास का इससे कोई लेना देना नहीं है, जलवायु से संबंधित ये प्रश्न जलवायु से संबंधित ये ऑप्शन है वो जलवायु से संबंधित है, इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जलवायु से संबंधित नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है?
बताइए कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वायु अपरदन होता है, जल अपरदन होता है, वनोन्मूलन होता है, हिमानी क्रिया है वो दोस्तों राजस्थान में नहीं है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 133 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? दोस्तों ये गठन किया गया था 1959 में, जिसको अपन काजरी के नाम से जानते हैं। जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 134 नंबर का प्रश्न है, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक है राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गंगानगर। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गंगानगर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है झालावाड़ से संबंधित है दोस्तों ये भीम सागर सिंचाई परियोजना। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए उत्तरलाई हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये उत्तरलाई हवाई अड्डा ये बाड़मेर जिले में स्थित है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग में लिए जाने वाली इमारती पत्थर है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला जो इमारती पत्थर है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों बालू का पत्थर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बालू का पत्थर। 139 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? बताइए दोस्तों राजस्थान की जो पहली कपड़ा मिल है कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर, दोस्तों इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। निजी क्षेत्र की थी दोस्तों ये। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 140 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया। राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया तो दोस्तों ये स्थापित किया गया पदमपुरा श्रीगंगानगर में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 928। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 928। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जैसलमेर में है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 143 नंबर का प्रश्न है, मेवात नस्ल के गोवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये मेवात क्षेत्र में पाए जाते हैं। और मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर डीग क्षेत्र। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था? बताइए राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था। तो वह था दोस्तों कौन? तो वो है द्वितीय स्थान राम राज्य परिषद को मिला था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1952 में 160 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस को दोस्तों 82 सीट मिली थी और दोस्तों राम राज्य परिषद को 24 सीटें मिली थी। ठीक है, भारतीय जनसंघ को 8 सीटें और हिंदू महासभा को दोस्तों 2। ठीक है, तो यहाँ पर निर्दलीय को 35 सीटें प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 145 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आज ही मैंने दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ये बताया था। देखिए सबसे कम कार्यकाल रहा था पहला जो कार्यकाल था, तो यानी कि पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें उसका कार्यकाल सबसे कम था 44 दिन का। और जो सबसे ज्यादा था तो वो था दोस्तों 365 दिन के आसपास में। ठीक है, शायद 354 दिन थे। तो दोस्तों ये लगा था करीबन 1 साल तक। और ये चौथा नंबर का जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें लगा था ये। ठीक है, यानी कि सबसे
लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति शासन का दोस्तों चौथे में रहा था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 146 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों सर्वप्रथम सर्वाधिक अवधि के अनुसार अपने को व्यवस्थित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर अपने को दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है। क्या करना है? कूट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो अवधि के मुख्यमंत्री रहे हैं वो है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, ये एक नंबर पे आएंगे। उसके बाद में दोस्तों अशोक गहलोत, ये भी 3 बार बन चुके हैं, ये दूसरे नंबर पे रहेंगे। फिर आएंगे दोस्तों भैरव सिंह शेखावत, ये तीसरे नंबर पे। फिर हरदेव जोशी चौथे नंबर पर आएंगे। तो यहाँ पर इसमें ADCB इसका राइट आंसर हो जाएगा। ADCB यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 147 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की अधिकारिता निहित है। उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की अधिकारिता निहित है तो ये किस में निहित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 226 में ये रिट जारी करने की शक्ति है दोस्तों उच्च न्यायालय के पास। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संसद विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनावों का जिला स्तर पर नियंत्रण कौन जिला स्तर पर कौन नियंत्रण एवं प्रबंध करता है? संसद विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर कौन नियंत्रण एवं प्रबंध करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिलाधीश। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिलाधीश। 149 नंबर का प्रश्न है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? तो दोस्तों वो है निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से, निर्वाचित सभी पंचों में से अपनों में से दोस्तों उप सरपंच का चुनाव होता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 150 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए कार्यकाल निश्चित किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए कार्यकाल निश्चित किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यहाँ पर इसमें दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अपन ने देखिए भाग ब के अंदर 45 प्रश्न पढ़ लिए और भाग स के अंदर भी दोस्तों 45 प्रश्न पढ़ लिए। अभी तक 150 में से दोस्तों अपन ने 90 प्रश्न है वो पढ़ लिए है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 20 प्रश्न है वो रीजनिंग से संबंधित, 20 प्रश्न मैथ से संबंधित और 20 प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित पढ़ेंगे, यानी कि 60 प्रश्न है। दोस्तों सबसे पहले अपन है वो इसमें कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ेंगे 41 से लेकर और 60 तक, 41 से लेकर 60 तक। बाकी दोस्तों 1 से 40 तक अपन रीजनिंग और मैथ के प्रश्न है वो लास्ट में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड एक उदाहरण है। एमएस वर्ड एक उदाहरण है तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है? देखिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर है वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक भी चीज है वो नहीं छोड़ रहा हूँ। शर्त यही है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा रहेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड एक उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? तो ये वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 500। कितना होता है? 500। तो यहाँ पर इसमें 500% होता है। तो यहाँ पर और न्यूनतम होता है 10%। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? बताइए कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो वो आता है दोस्तों डी रैम। डी रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किस में लेपित होते हैं? हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किस में लेपित होते हैं? तो दोस्तों ये लेपित होती है चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लेपित होते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों 8 बिट का संग्रह कहलाता है। 8 बिट का संग्रह है वो दोस्तों क्या कहलाता है? तो दोस्तों 8 बिट का जो संग्रह है वो कहलाता है बाइट। क्या कहलाता है? बाइट। यानी कि 1 बाइट बराबर 8 बिट और 2 निबल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 बिट का संग्रह है वो क्या कहलाता है? 1 बाइट। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही।
46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एमएस एक्सेल में प्रयुक्त निम्न वैलिड फॉर्मूलों में से कौन सा एक वैध फॉर्मूला नहीं है? तो कौन सा एक वैध फॉर्मूला नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एम ए एक्स मैक्स ब्रैकेट B4 प्लस B10 फिर ब्रैकेट बंद, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एमएस एक्सेल के फॉर्मूला है वो दोस्तों बराबर से शुरू होता है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है वो नहीं है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये वैध फॉर्मूला नहीं है। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रचालन तंत्र के क्या कार्य हैं? प्रचालन तंत्र के दोस्तों क्या कार्य हैं वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। प्रचालन तंत्र के क्या कार्य हैं? यहाँ पर चार दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, फिर अपने को कूट भाषा में उत्तर बताना है कि दोस्तों कौन सा इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रचालन तंत्र का क्या कार्य है? मेमोरी को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है। परिकलन को नियंत्रित करता है, ये गलत हो जाएगा। प्रक्रिया समय को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। फाइल फोल्डर की रचना करने और समाप्त करने को नियंत्रित करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में उत्तर देना था 1 3 4, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का पूर्ण नाम क्या है? DOS का दोस्तों पूर्ण नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें DOS। तो दोस्तों वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सॉरी इसका तो मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का पूरा नाम है, तो दोस्तों वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? दोस्तों ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फायरफॉक्स है, वर्डप्रेस है, लिब्रे ऑफिस है, लेकिन एडोब फोटोशॉप ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट में न्यूनतम व अधिकतम कैरेक्टर स्पेस दिया जा सकता है। पावर पॉइंट में न्यूनतम व अधिकतम कैरेक्टर स्पेस दिया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1000 पीटी, सॉरी 100 पीटी से दोस्तों 1000 पीटी तक। ठीक है, ये दोस्तों पावर पॉइंट में कैरेक्टर स्पेस दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 52 नंबर का प्रश्न है, आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, कौन सी शक्ति वाली WLAN तकनीक जो मोबाइल और पोर्टेबल उपभोक्ता उपकरणों के बीच अंतर को सुविधाजनक बनाती है, जिसे बेबी ब्लूटूथ के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी शक्ति वाली दोस्तों, कौन सी शक्ति वाली WLAN तकनीक जो मोबाइल और पोर्टेबल उपभोक्ता उपकरणों के बीच अंतर को सुविधाजनक बनाती है, जिसे बेबी ब्लूटूथ के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वाइब्री। क्या हो जाएगा? वाइब्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाइब्री ब्लूटूथ के नाम से जानने वाली WLAN तकनीक है वो दोस्तों वाइब्री कहलाती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न है, OMR से क्या तात्पर्य है? OMR से क्या तात्पर्य है? तो वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, टच स्क्रीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है टच स्क्रीन का उपयोग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों इनपुट के साथ ही आउटपुट डिवाइस, इनपुट के साथ ही आउटपुट डिवाइस के लिए दोस्तों टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, CAD का क्या कार्य है? दोस्तों CAD का क्या कार्य है? फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन
ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट का प्रतिस्थापन माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट का प्रतिस्थापन माना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यूएसबी पोर्ट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यूएसबी पोर्ट। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियस बस। ठीक है, ये आपको इसमें यूनिवर्सल सीरियल बस इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को पता देने वाली प्रणाली है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को पता देने वाली प्रणाली है तो वो कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डीएनएस। डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यूआरएल के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? यूआरएल के संबंध में सत्य कथन कौन सा है बताइए दोस्तों। इसमें देखिए किसी वेबसाइट के एड्रेस को यूआरएल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यूआरएल आमतौर पर एक वेब एड्रेस ही होता है जिसे वेब ब्राउजर द्वारा एक्सेस किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो यूआरएल से संबंधित, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सर्च इंजन है कौन? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सर्च इंजन है जिसका विकास किस में हुआ? बताइए जिसका विकास किस में हुआ? तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दोस्तों बीइंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सर्च इंजन है जिसका विकास दोस्तों 1999 में हुआ। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों अपन ने भाग ए के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ लिए है, यानी कि टोटल अपन ने 110 प्रश्न पढ़ लिए। बचे 40 प्रश्न जिसमें अपन 20 प्रश्न है वो दोस्तों रीजनिंग से संबंधित और 20 प्रश्न है वो गणित से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 1 से 40 तक अपन ये प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। दोस्तों मॉडल पेपर बहुत शानदार लेवल का है, ये कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। देखिए यहाँ पे पहला देखिए विवेचना, तार्किक योग्यता और गणित से संबंधित दोस्तों इसमें टोटल 40 प्रश्न है। देखिए निम्न में से या निम्न प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? दोस्तों यहाँ पर आपको पता तो चल ही गया होगा, देखिए क्यू एस टी दे रखा है, क्यू एस टी। देखिए क्यू एस टी, टी के बाद में कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो देखिए टी के बाद में आपको यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है, तो देखिए एक तो क्यू एस टी, टी के बाद में आर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यही 4 अक्षरों का दोस्तों अपन बार बार है वो इसमें लिखेंगे इसको। देखिए क्यू एस टी आर, तो पहले आएगा क्यू एस टी आर आ गया, फिर क्यू एस टी आर आ गया इसमें टी, फिर क्यू एस टी आर, फिर क्यू एस टी आर, तो इसमें आर टी एस क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है सेकंड नंबर का प्रश्न है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताइए कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। कथन देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सी धारणाएं है वो सही है। देखिए कथन देखिए, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कथन देखिए दोस्तों, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह चेतावनी सिगरेट के पैकेटों पर छपी होती है, यह कथन। दूसरा देखिए धारणाएं देखिए, लोग सिगरेट के पैकेटों पर छपी हुई सामग्री को पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। लोग चेतावनी पर ध्यान देते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों ही धारणाएं हैं वो दोस्तों निहित है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वही प्रश्न है दोस्तों, कथन और तर्क दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा तर्क सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कथन देखिए, कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में पहाड़े शामिल करना उचित नहीं है। कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में पहाड़े शामिल करना उचित नहीं है, ये कथन है। तर्क देखिए, कक्षा 2 के बच्चे गणितीय अवधारणा को समझने के लिए बहुत छोटे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इस तरह की जटिल अवधारणाओं को छोटे बच्चों पर लादने से उनमें विषय के प्रति भय उत्पन्न हो सकता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों यानी कि दोनों के दोनों तर्क है वो इस कथन की पुष्टि करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों पुष्ट है।
आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, मायोपिया का जो संबंध आंख से है वहीं मेनिंजाइटिस का संबंध है किससे? देखिए मायोपिया आंख में होने वाली बीमारी है और मेनिंजाइटिस ये मस्तिष्क में होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, पूर्व की ओर मुख करते हुए एक्स, पूर्व की ओर मुख करते हुए एक्स 150 डिग्री दक्षिणावर्त और उसके बाद 105 डिग्री वामावर्त घूमता है। एक्स अब किस दिशा की तरफ है मुख करते हुए खड़ा है? तो दोस्तों अब कौन से दिशा की ओर मुख करते हुए खड़ा है? दोस्तों ये दक्षिणावर्त है, ठीक है। ये हो गया अपना दोस्तों दिशा, ठीक है। अब इसमें पूर्व की ओर मुख करते हुए, पूर्व की ओर मुख करते हुए 150 डिग्री दक्षिणावर्त, दोस्तों 150 डिग्री दक्षिणावर्त, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 150 डिग्री दोस्तों दक्षिणावर्त इसमें हो जाएगा कहां से? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें यानी कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। तो दोस्तों ये 150 डिग्री, ठीक है, थोड़ा सा इधर आएगा दोस्तों 150 डिग्री, ये हो गया दोस्तों 150 डिग्री, ठीक है, दक्षिणावर्त। और उसके बाद में 105 डिग्री वामावर्त घूमता है। दोस्तों उसके बाद में 105 डिग्री है वो क्या करता है? वामावर्त घूमता है। तो दोस्तों 105 डिग्री है वो दोस्तों इधर आ जाएगा, किधर से? तो दोस्तों ये इधर से 105 डिग्री ये आ जाएगा दोस्तों इधर, यहाँ पे। एक्स अब किस दिशा की ओर मुख, यानी कि अब एक्स है वो किस दिशा की तरफ मुख करते हुए खड़ा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 150 में से दोस्तों 145 डिग्री माइनस कर लीजिए, 45 डिग्री आएगा, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री दक्षिण पूर्व में होगा, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए बी सी यू एस एम ई एल एन ए एल आर एन ए। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें शब्द बनेगा दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसमें शब्द बनेगा UNSCRAMBLE, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अनस्क्रैम्बल हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर प्रश्न है, यदि देखिए @ का अर्थ है वो प्लस है और प्रतिशत का अर्थ है वो माइनस है, डॉलर वाले निशान का मतलब है एक्स यानी कि इनटू और स्टार का मतलब है भाग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 प्लस 4, डॉलर वाले निशान का अर्थ क्या है? इनटू, तो यहाँ पे इनटू 5, प्रतिशत का अर्थ क्या है? माइनस, तो माइनस 72 और स्टार का अर्थ क्या है? भाग, भाग 8, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वही बोडमास वाला नियम लगाएंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। तो 72 में 8 का भाग दिया तो दोस्तों कितनी बार गया? 9 बार, ठीक है। और फिर उसके बाद में भाग के बाद में अपन गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 4 × 5 कितने होते हैं? 20। तो यहाँ पे 20 - 9 प्लस 20, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए 20 और 20 40, 40 में से 9 गए तो कितने बचे? 31। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, अंक गणितीय तर्क के आधार पर दी गई संख्याओं की सूची में वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। दोस्तों अन्य विकल्पों से भिन्न है वो अपने को बताना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 462, 369, 571 और 427। तो यहाँ पे जो 462 है ये दोस्तों क्या है? सम संख्या है, बाकी तीनों विषम संख्या है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन सही। 109 नंबर का प्रश्न है, एक कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है गरम फिल्टर्ड कॉफी, 356 का अर्थ है बहुत गर्म दिन और 589 का अर्थ है दिन और रात। तो बहुत के लिए कौन सा अंक होगा?
बहुत के लिए कौन सा अंक होगा? तो दोस्तों बहुत देखिए किस में आ रहा है, तो दोस्तों बहुत गर्म दिन, तो इसका कोड है दोस्तों 589। ठीक है, तो इसमें 589 है, तो इसके अंदर और भी कोई अक्षर यानी कि और भी कोई संख्या आपको इस प्रश्न में देखने को मिल रही है क्या? तो दोस्तों बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो देखिए 5 से 5 कट गया, 5 से दोस्तों ये देखिए इस 5 से ये 5 कट गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे गरम इसमें भी है और गरम ये है, गरम से गरम को काट दो। अब अपने पास बचे दोस्तों 8 और 9, 8 और 9 बचे। और भी कहीं आपको 8 और 9 दिखाई दे रहे हैं क्या दोस्तों? अब देखिए इसमें ऑप्शन के अंदर दोस्तों 8 ऑप्शन में नहीं है, 8 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, गरम फिल्टर्ड कॉफी 1 2 3, और दोस्तों यहाँ पे 356 का अर्थ है बहुत गर्म दिन। ओहो हो, देखिए 356 है दोस्तों। ये देखिए मैंने ये 589 ले लिया, तो 356 है दोस्तों, 356 है, 356 की बहुत गर्म दिन का कोड है दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर 356 के अंदर देखिए 1 2 3 बहुत सॉरी गरम फिल्टर्ड कॉफी, तो दोस्तों यहाँ पे गरम, गरम से गरम को काट दीजिए, कॉमन अक्षर कौन सा है? 3 है, तो 3 को काट दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 5, 5 आपको कहीं और दिखाई दे रहा है क्या दोस्तों? यहाँ पर देखिए 5 से 5 को काट दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब अपने पास में बचा क्या दोस्तों? 6 बचा, तो यहाँ पर 6 यानी कि 6 अंक होगा दोस्तों बहुत के लिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही ढंग से आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 8 9 64 25, यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। ये देखिए 1 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब, ये 5 का स्क्वायर, तो दोस्तों ये 6 का क्यूब आएगा। यहाँ पे 6 का क्यूब कितना है? 216, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे जब दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाता है, जब दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाता है तो निम्न आकृति के लिए छवि दर्पण चुने। तो दोस्तों निम्न आकृति के लिए छवि दर्पण कौन सा होगा? दोस्तों इसमें छवि दर्पण होगा कौन सा, बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए एम एन पर दोस्तों ये रखा जाता है, तो इसमें ये वाली आकृति बनेगी दोस्तों बी नंबर वाली। ठीक है, बी नंबर वाली आकृति बनेगी दोस्तों दर्पण में। और ऑप्शन में कौन सा है? सी नंबर का ऑप्शन, इसमें जो बी दे रखा है यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है। करण की पत्नी नाज है और पुत्री नक्शा है। नक्शा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई और उसकी एक पुत्री रिया है। नक्शा और निशा के बीच क्या संबंध है? दोस्तों आप निकाल लेना संबंध, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। इसमें बुआ भतीजी का संबंध है, यानी कि भतीजी और बुआ का संबंध है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों ये बैठाने से संबंधित प्रश्न है, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। ये भी दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों इसका भी सही उत्तर। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही युग्म विकर्णतः एक दूसरे के सामने है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें जो डी नंबर वाला जो ऑप्शन है M1L1, ये दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे विकर्णतः पूछा है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे दिए गए पासे में 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक कितने बिंदु है? दोस्तों 2 के विपरीत में दोस्तों क्या नहीं हो सकता? तो दोस्तों देखिए 2 के विपरीत में 3 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता, 3 और 5 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो साइड वाले ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन में है, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों और भी देखिए यहाँ पे 2 के सामने दोस्तों 1 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता, तो ये भी काट दीजिए दोस्तों। 1 भी नहीं हो सकता तो 1 को भी काट दीजिए। अब बचा अपने पास में क्या? 4 और 6, 4 और 6 बचा। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए 4 और 6 बचा, तो दोस्तों यहाँ पर
दो के सामने है वो क्या होगा, दो के सामने क्या होगा? तो दोस्तों दो के सामने है वो इसमें एक मिनट देखिए, दो के सामने विपरीत फलक पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए दो के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो दो से दो कॉमन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो दो तीन एक पांच। तो यहाँ पर देखिए यदि एक फलक पर एक बिंदु है तो विपरीत फलक पर दोस्तों छह बिंदु होंगे, यानी कि छह प्लस एक सात हो रहे हैं। और दोस्तों यानी कि टोटल सात होने चाहिए। यदि एक फलक पर दो बिंदु है तो उसके विपरीत फलक पर पांच बिंदु होंगे, यानी कि दो प्लस पांच होंगे। तो यहाँ पे दो के विपरीत में पूछा है तो पांच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगर एक फलक पर तीन बिंदु है तो विपरीत पर क्या होंगे? चार, यानी कि तीन प्लस चार सात, यानी कि टोटल सात होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिव शंकर की घड़ी में, शिव शंकर की घड़ी में इस समय 12:20 हो रहे हैं, तो इसे लंबवत दर्पण में देखने का समय होगा। तो इसे लंबवत दर्पण में देखने का समय होगा। तो दोस्तों इसमें जो समय होगा वो होगा दोस्तों, देखिए सही समय यहाँ पर देखिए 12:20 हो रहे हैं। ठीक है, तो लंबवत दर्पण में देखने पर दोस्तों क्या होगा? तो ये 12:20 को दोस्तों 23:60 में से माइनस कर देंगे। 12:20 को दोस्तों 23:60 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा दोस्तों? 11:40, 11:40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 11:40। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसमें देखिए 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित आरेख में छोटा वर्ग अंग्रेजी जानने वाले लोगों का, त्रिभुज मराठी जानने वाले लोगों का, बहुत बड़ा तेलुगु वर्ग जानने वाले लोगों का है। दोस्तों वर्त हिंदी जानने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों कितने लोग मराठी और तेलुगु दोनों भाषाएं जानते हैं? दोस्तों मराठी और तेलुगु दोनों भाषाएं जानते हैं कितने लोग? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर दोस्तों, इसमें देखिए मराठी के अंदर और तेलुगु के अंदर दोस्तों, देखिए मराठी और तेलुगु के अंदर दोस्तों 6 और 7। ठीक है, देखिए ये 6 और ये 7, ये मराठी और तेलुगु दोनों जानते हैं। तो यहाँ पर इसका देखिए मराठी और तेलुगु दोस्तों, यहाँ पर है मराठी और तेलुगु दोनों भाषाएं जानते हैं। सॉरी, ये देखिए, हाँ ये तेलुगु वाला ये वाला रहा और ये मराठी रहा। तो यहाँ पे 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 13। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 13। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए कथन दे रखा है, निष्कर्ष में बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। यहाँ पर देखिए आधुनिक कथन में देखिए आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। ठीक है, निष्कर्ष में देखिए देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। सरकार देश में होने वाली आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभाती है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें निष्कर्ष एक ही सही है। ठीक है, किंतु दूसरा है वो इसका पालन नहीं करता, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी दोस्तों वक्तव्य दे रखा है और अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए यहाँ पे कार्यवाही में बताना है कौन सी कार्यवाही सही है। वक्तव्य देखिए, दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है, यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। ठीक है, तो कार्यवाहियां देखिए, कार्यवाहियों में देखिए इसके अंदर वाहनों में क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कथन है पहला वो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए, तो ये गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें केवल एक ही अनुसरण करता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी दोस्तों देखिए, दी गई जानकारी से परे किसी भी बात पर विचार किए बिना
दो घटनाओं ए और बी के बीच के संबंध की सही प्रकृति का चयन कीजिए। घटना ए में देखिए दोस्तों, शिक्षक ने जारा को कड़ी सजा दी। घटना बी देखिए, जारा के माता पिता ने उसे बिगाड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए घटना बी प्रभाव है तथा घटना देखिए इसमें क्या सही है वो बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर देखिए घटना ए प्रभाव है, घटना बी इसका तत्काल एवं प्रमुख कारण नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए दो कथनों अभिकथन ए और कारण आर से संबंध में सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पी लोगों की त्वचा का रंग गहरा होता है। यहाँ पर देखिए एक कथन है, कुछ लोगों की त्वचा का रंग गहरा होता है, कुछ लोगों के खून का रंग गहरा होता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें देखिए दोनों सही है और लेकिन आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो 21 से 40 तक मैथ के प्रश्न है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सामान्य गणित से संबंधित 20 प्रश्न है। देखिए जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योग है वो 70 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु की 2 गुनी थी। जेडन की वर्तमान आयु कितनी है, तो जेडन की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कि उनकी वर्तमान आयु का योग है वो दोस्तों कितना है, 70 है। तो आप ऑप्शन उठा लीजिए दोस्तों। ऑप्शन में मैंने उठाया जैसे कि 45 उठाया मैंने यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों जेडन की आयु अगर 45 है तो दोस्तों उसकी कितनी है, 70 में से 45 गए तो कितने बचे, जेलेना की बची दोस्तों 25। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है जेडन की आयु जेलेना की आयु की 2 गुनी थी। तो दोनों में से 5-5 कम कीजिए, ये दोस्तों 20 की होगी और ये कितने का होगा, 40 की होगी। तो ये दुगनी हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था प्रश्न में, जेलन की आयु जेलेना की आयु से 2 गुनी थी, तो बिल्कुल 2 गुनी थी। जेडन की वर्तमान आयु कितनी है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, 45 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे यदि रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर है 13 बटे 12 है तो एक्स का मान क्या है। तो दोस्तों एक्स का मान है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अपन 13 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा दोस्तों 144। यानी कि दोस्तों 1 प्लस ये रूट उठाएंगे तो ठीक है, तो 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 169 बटे 144, ठीक है। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, अब आगे दोस्तों अपन x बटा 144 बराबर 169 बटे 144 माइनस 1, ठीक है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर x बटे 144 बराबर 169 माइनस 144 बटे 144। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कितना अंतर हो गया दोस्तों, इसमें 169 में से 144 गया तो 25। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस का मान है वो ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका मान होगा, बताइए क्या। तो दोस्तों इसका मान होगा इसमें देखिए इसका मान है वो 5 होगा, ठीक है। इसका मान है वो क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 ट्रेनें 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। उनकी लंबाई क्रमशः 210 मीटर और 255 मीटर है। वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो ये किलोमीटर है, ठीक है, इनको जोड़ लेंगे। तो ट्रेन के विपरीत दिशा में गति करने पर चाल है वो जुड़ जाती है। तो दोस्तों 70 प्लस 85 करेंगे, 70 प्लस 85 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 155 किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों ये।
155 किलोमीटर। तो दोस्तों अपन इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पर 155 इंटू 5/18 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 775/18, 775/18। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रेनों की कुल लंबाई है, ये भी जोड़ देंगे दोस्तों विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर 210 और 255 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 465 मीटर। ठीक है, तो ये 465 मीटर हो गए। अब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा वो बताना है। तो दोस्तों 465 बटे दोस्तों 775 इंटू 18, बस इसको काट लीजिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.8 सेकंड। 10.8 सेकंड, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है। राम ए पर है और श्याम बी पर है, वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो श्याम की चाल है वो ज्ञात करनी है। तो दोस्तों श्याम की चाल है वो ज्ञात करनी है। दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि राम की चाल बटे श्याम की चाल, तो दोस्तों 40/x बराबर दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, श्याम की चाल बटे राम की चाल, ये रूट में होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 8√2 इसको अपन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 40/2, तो क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है। एक कार्य को 3 आदमी और 6 औरतें मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 5 आदमी और 4 औरतें मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को एक आदमी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों कितने दिनों में पूरा करेगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 आदमी और 6 महिलाएं किसी कार्य को दोस्तों 12 दिन में करते हैं। तो दोस्तों अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 मेल प्लस 6 फीमेल दोस्तों कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, बराबर दोस्तों यहाँ पर आगे देखिए उसी कार्य को 5 आदमी और 4 औरत, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 5m प्लस 4 फीमेल बराबर दोस्तों 8। ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 और 6 9, ठीक है, 3 और 6 9, 6 और 12 18, यानी कि दोस्तों इसको अपन लिख सकते हैं 9m, यानी कि 9 आदमी प्लस 18 फीमेल बराबर दोस्तों 10 मैन प्लस 8 फीमेल। तो यहाँ पर एक आदमी बराबर दोस्तों 10 महिलाएं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे 36 इंटू 12/10 बराबर 1 इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर डी का स्क्वायर निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर 216/5। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 से 1/5%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये मैथ से संबंधित प्रश्न है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें मैं आपका ज्यादा समय है वो नहीं लूंगा। जैसे कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं, 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी दोस्तों, यहाँ पर 15 व्यक्ति 7 दिनों में दोस्तों 35 बॉक्स है वो भर सकते हैं, 5 दिनों में 65 बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पर इंटू 7 इंटू 65/35 इंटू 5 हो जाएगा, इसको काट लीजिए तो यहाँ पर इसका 39 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे कोई धनराशि 8 वर्षों में 10 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 14 गुनी होगी, तो कितने वर्षों में 14 गुनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 8 वर्षों में वो 10 गुनी हो रही है। ठीक है, तो 14 गुनी होगी दोस्तों वो 11 सही 5/9 वर्ष में। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो दोस्तों इसका सूत्र है वृद्धि प्रतिशत माइनस कमी प्रतिशत माइनस
वृद्धि प्रतिशत इंटू कमी प्रतिशत बटे 100, यानी कि दोस्तों 20 माइनस 20 माइनस 20 इंटू 20 बटे 100, बस इसको काटना है दोस्तों। तो क्या जाएगा दोस्तों, इसमें -4% आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 4% की कमी है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है। एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत का प्रभाव की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए वही जो अभी लगाया था वही वाला है सूत्र। तो 5 माइनस 16 प्लस 5 इंटू -16 बटे 100, बस। तो यहाँ पे 5 माइनस 16 माइनस 0.8 हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -11.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। -11.8 की कमी हो जाएगी दोस्तों इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों 1 किलोग्राम में कितना होता है, 900 ग्राम। तो 900 ग्राम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 900 ग्राम ही तोलता है, यानी कि 100 ग्राम का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 100 बटे 900 इंटू 100 कर लीजिए। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 100 में 9 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 11 से 1/9%। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है। एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 750 रुपए है। इसे 22% की छूट पर बेचा गया। यदि कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 500 रुपए है तो लाभ क्या है। तो दोस्तों देखिए 750, तो दोस्तों 750 रुपए है वो अंकित मूल्य है, उसको 22% छूट पे बेचा गया। तो दोस्तों यहाँ पर बेचा कितने में गया, तो यहाँ पर 750 इंटू 750 इंटू दोस्तों देखिए 750 इंटू 78 बटे दोस्तों 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 585 रुपए में बेचा गया। ठीक है, अब क्रय मूल्य 500 है तो लाभ कितना हुआ, 85 रुपए का। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। तो 36 इंटू 6 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 216। इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या क्या हो जाएगी। दोस्तों सीधा सा है, 216 में से 16 माइनस कर दीजिए, कितना बचा दोस्तों 200। अब 200 में 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 3 इंटू 15 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 45। यदि इनकी आयु का अनुपात 3:5, 5:7 है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3/7 और 3 15, 15 इंटू 45, ठीक है, 15×3 = 45। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 वर्ष। ठीक है, सबसे छोटे का, यानी कि अनुपात कितना है 3। तो यहाँ पर इसमें 9 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है। दूध और पानी में 42 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, अगर 30 लीटर है उसमें दूध है, 30 लीटर इसमें दूध है, तो दोस्तों 12 लीटर है वो क्या है, पानी। 30 लीटर दूध है तो 12 लीटर क्या है, पानी। तो ये है 5:2, यानी कि 5 मतलब हो गया इसका 30। ठीक है, यानी कि टोटल अनुपात कितना हो गया, 7। 7 में दोस्तों भाग दोगे 42 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो 5 अनुपात बराबर 30 और 2 अनुपात बराबर 12। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो पानी दोस्तों 3 लीटर और डाल दिया जाए, यानी कि पानी है वो कितना लीटर हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। ठीक है, यानी कि दूध अगर 30 लीटर है तो पानी 15 लीटर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है। एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या होगा। नया अनुपात है वो क्या होगा दोस्तों, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुपातों की संख्या दे रखी है, 2:4:9 अनुपात में।
ठीक है। और गणित और सॉरी विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वृद्धि के बाद में अपने को क्या करना है, देखिए ये हो जाएगा 2 × 10% की वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ पर 2 × 110/100, ठीक है। तो कितना की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, इसमें 2.2 की, इसमें हो जाएगी दोस्तों गणित में हो जाएगी 4.8 की। ऐसे ही निकालना है 4 × 120/100 और इसका 9 × 140/100 यानी कि इसका आ जाएगा 12.6, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात आ जाएगा दोस्तों 11:24:63। तो यहाँ पर इसका अनुपात निकालना है 22, 48 और 126 का अनुपात निकल के आ जाएगा दोस्तों 11:24:63। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, 1/2, 2/5, 4/7 और 6/17 का लसय ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अंश का लसय है और हर का मैसप है। तो दोस्तों 1, 2 और 4 का जो लसप है वो कितना होगा दोस्तों 12, और 2, 5, 7 और 17 का मैसप कितना होगा 1। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित को हल कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित को क्या करना है, हल करना है। तो दोस्तों इसको हल करोगे क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ, a-b हो जाएगा इसमें। तो 0.8 में से दोस्तों 0.7 गया तो क्या बचा, तो दोस्तों ये 0.1 बचा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे संख्या दे रखी है, यहाँ पे 42, 86, 93, 74, 5 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। 9 और 5 के स्थानीय मान, 9 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। 9 के पीछे कितने अक्षर है, 4। तो दोस्तों 4 जीरो लगा लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 90,000। अब 5 है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों 5 का मान स्थानीय मान 5 ही है। तो दोस्तों इसमें से क्या करेंगे अपन, 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 89,95, ठीक है। तो यानी कि 90,000 में 5 कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, यदि 123 × 356 43,788 हो तो 1.23 × 0.356 का मान है वो क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो 43,788 दे रखा है इसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों, जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे, या डायरेक्ट आप अगर करना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं कि 43,788 बटे दोस्तों क्या करोगे 1 लाख, ठीक है 1 लाख। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 0.43,788। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के अनुसार मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अपन ने सबसे पहले भाग ब पढ़ा जिसमें 45 प्रश्न पढ़े अपन ने 61 से लेकर और 105 तक। फिर अपन ने भाग स पढ़ा 106 से 150 तक 45 प्रश्न वो पढ़े। फिर अपन ने 20 प्रश्न पढ़े कंप्यूटर के भाग ए के अंदर। फिर भाग ए के अंदर दोस्तों अपन ने 20 प्रश्न रीजनिंग के पढ़े, और फिर दोस्तों भाग ए के अंदर ही अपन ने 20 प्रश्न मैथ से संबंधित पढ़े। यानी कि कुल 150 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर है। दोस्तों कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी जरूर बताएं, और आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।